तो बात करेंगे मीन लगन वालों के लिए नवंबर का जो महीना आ रहा है ये किस प्रकार से बीतने वाला है, कौन कौन से बड़े परिवर्तन इस महीने में आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कहाँ कहाँ आपको परिवर्तन करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ आपको ऐसे मौके मिल रहे हैं जहां पर आप अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हो, जहां पर आप कुछ अच्छा करने के लिए देख सकते हो या बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में देख सकते हो नवंबर के महीने में। तो सबसे पहले हम गोचर से स्टार्ट करेंगे, गोचर क्या कुछ कह रहा है उसके बाद कुंडली के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गोचर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। सूर्य 17 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, इसके बाद ये वृश्चिक में चले जाएंगे। बुध 6 नवंबर से वृश्चिक में और उसके बाद 27 नवंबर से धनु राशि में जाएंगे। शुक्र 3 नवंबर से कन्या में और 30 नवंबर से तुला राशि में रहेंगे। मंगल का गोचर तुला में रहेगा और 16 नवंबर को ये चेंज होकर वृश्चिक में चले जाएंगे। गुरु मेष में अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ में है और अब ये मार्गी हो जाएंगे इस महीने में। चंद्रमा 1 नवंबर को मिथुन राशि में रहेंगे, राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर कर रहे हैं और इन्होंने भी अपना राशि परिवर्तन अब कर लिया है। तो इसका जो प्रभाव है वो आपके लिए कैसा देखने को मिलेगा। देखिए, एक तो आपका मीन लगन बनता है और मीन लगन का जो स्वामी है वो गुरु बनते हैं। गुरु इसके स्वामी होकर आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके लिए 10th लॉर्ड भी हैं। तो गुरु का गोचर तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और गुरु अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इस केस में आपके कुछ ऐसे फैमिली के खर्चे या ऐसे फैमिली के कार्य जहां पे आपका फोकस पहले नहीं था या आपने कोई प्लान नहीं किया खर्चों के लिए या घर में कोई सामान वगैरह लाने के लिए या फैमिली के ओवरऑल स्टेटस के लिए, तो उस पर फोकस कर सकते हो। गुरु के इस गोचर में आपके पास पैसा जरूर आएगा, भले ही तो आपको विदेश से आए, भले ही अपनी कंट्री से आए। साथ ही गुरु के इस गोचर में आप उन शुभ कार्यों के लिए भी प्लान कर सकते हो जो वास्तव में अभी आपकी फैमिली में पेंडिंग है और अभी तक हुए नहीं या उनका शुभ मुहूर्त नहीं आया है। इसके अलावा घर में कोई अनुष्ठान हो, धार्मिक कार्य हो या किसी भी प्रकार का अन्य प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य हो, उसके लिए अभी आप प्लानिंग कर सकते हो। साथ ही यहाँ का गुरु आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव करने के लिए प्रेरित करेगा। देखा जाए तो ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके जॉब के लिए अच्छा रहेगा, आपकी ओवरऑल जो फैमिली लाइफ है उसके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आपको इस समय अपने खर्चों पे ध्यान देना चाहिए। अपनी इनकम और आपके खर्चे वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए इस मंथ में, क्योंकि गुरु सेकंड हाउस में आ रहे हैं। गुरु सेकंड हाउस में ये वाणी का स्थान भी है, इस वजह से कभी कभी आपको हो सकता है कि फैमिली के साथ कुछ मतभेद देखने को मिले या अपनी फैमिली को आप बहुत ज्यादा डोमिनेट करने को देखें। इस केस में एक बात और आपके ऊपर लागू हो सकती है, अगर आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा अर्न करने वाले, पैसा कमाने वाले व्यक्ति हैं तो निश्चित ही आपको अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। अब गुरु का यहाँ जो गोचर है वो कार्य क्षेत्र में आपको विशेष लाभ देगा। कार्य क्षेत्र में ये आपको इसलिए लाभ देगा क्योंकि गुरु का जो एस्पेक्ट आ रहा है वो छठे घर पे आ रहा है, उसके बाद 10th हाउस को भी गुरु देख रहे हैं और अष्टम को भी देख रहे हैं। तो यहाँ से आपका मेजर जो लाइफ है वो डिसाइड होता है। आप किस प्रकार से जॉब करते हो, किस प्रकार से आपका बिहेव है अपने वर्क प्लेस पे, आपके बॉस के साथ आपके कैसे संबंध है, और इन सब से ही डिसाइड होता है आपका अर्निंग्स। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है आपको गुरु पे फोकस रखना, गुरु से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं उन पे फोकस रखना। अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में हैं या फाइनेंस के प्रोफेशन में हैं तो और ज्यादा जरूरी है आपके लिए थोड़ा एक्टिव होना। तो अपनी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं घर परिवार के लिए या अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए, उनको निभाना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल आप ये भी परिवर्तन देखेंगे कि आपके घर परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका विशेष लगाव आपके साथ रहेगा। तो गुरु का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है छठे भाव पे, अब गुरु यहाँ आपको ज्यादा पावर दे रहे हैं कुछ हद तक पहले की तुलना में, क्योंकि अब राहु चेंज हो चुके हैं और राहु मीन में आ चुके हैं। तो गुरु अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं वैसे तो। और देखा जाए तो गुरु का जो एस्पेक्ट छठे भाव पे आ रहा है, इस वजह से अब आप ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से अपने डेली लाइफ को संभाल पाएंगे। कुछ हद तक आपने कहीं पहले लोन वगैरह लिया था, लोन में फंसे हो या पैसे की तंगी आ रही है, तो उन मामलों में बेहतर निर्णय ले पाएंगे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। साथ ही आपका कोई कोर्ट केस मुकदमा वगैरह चल रहा था, उन कार्यों में भी काफी ज्यादा तेजी की उम्मीद अब आप लोग कर सकते हो। फिर गुरु देखते हैं यहाँ से आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को जब गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं, इस केस में पैतृक संपत्ति का कोई मामला अगर पेंडिंग हो या आपके अपने इन-लॉज की फैमिली से आपको कोई मदद मिल रही हो तो उन मामलों में काफी तेजी आ जाएगी। साथ ही जो जातक अकल्ट या रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गोपनीयता रहती है, उन मामलों में काफी ज्यादा तेजी आएगी।
फिर गुरु का एस्पेक्ट जा रहा है 10th हाउस पे। 10th हाउस पे गुरु का एस्पेक्ट रहने की वजह से कुछ हद तक आपको आपके कार्य क्षेत्र में सही जो डायरेक्शन है उसको चुनने में मदद करेगा गुरु, और सही दिशा में गुरु आपको आगे लेकर जाएंगे। प्रमोशन वगैरह, कैरियर में बदलाव, जॉब में बदलाव, इन सब के लिए अगर आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे तो अब एक बहुत ही सही अवसर, सही मौका आपके पास आया है कि आप इन सब को चेंज कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो अपने करियर में। तो हार्ड वर्किंग फेज अभी भी है आपका, हार्ड वर्किंग फेज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर एक थोड़ी तसल्ली आप अपने आप को दे सकते हो कि राहु का जो नेगेटिविटी थी, राहु का जो नेगेटिव प्रभाव था, कुछ हद तक हटने से अब आपको एक अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल का गोचर बेहद खास है। मंगल जो कि सेकंड लॉर्ड और आपके 9वें घर के स्वामी होकर गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब ये गोचर कर रहे हैं तो नीच के सूर्य के साथ भी ये रहने वाले। कुछ हद तक यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेके कुछ दिक्कतें, पैतृक संपत्ति में थोड़ा बहुत वाद विवाद, ये सब देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको पैतृक संपत्ति में लाभ अवश्य होगा, धन संबंधी लाभ अवश्य होगा। साथ ही अगर आप बाहर निकलते हैं, ड्राइविंग काफी तेज करते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, कहीं कोई चोट लगे, कोई दुर्घटना हो, इन सब से थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। साथ ही आपके फादर का कुछ गलत बिहेवियर आपको देखना पड़ सकता है, या आपके जो इन-लॉज हैं, आपके जो ससुर हैं विशेषकर, उनका कुछ मतभेद आपसे देखने को मिल सकता है आप लोगों को। इसके अलावा अगर देखिए पहले से अगर कोई कोर्ट केस या मुकदमा प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर चल रहा है तो उन मामलों में काफी ज्यादा तेजी की उम्मीद अभी आप लोग कर सकते हो, और उसमें आपको फायदा होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। फिर मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं तो मंगल आपकी कुंडली में 9वें घर के स्वामी। 9वें घर के स्वामी होने की वजह से इस मंथ के स्टार्टिंग में उतना ज्यादा लक आपका साथ नहीं देगा। कुछ समय तक आपको ज्यादा मेहनत या ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ज्यादा परेशानियों से जूझना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने ट्रिक की वजह से या अपने एक अच्छे स्वभाव की वजह से उन सब समस्याओं से निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ अगर देखें तो मंगल चेंज होंगे फिर से और अपनी राशि वृश्चिक में आएंगे। मंगल का वृश्चिक में आना ये बहुत अच्छा साबित होगा आप लोगों के लिए। मंगल का वृश्चिक में गोचर 16 नवंबर से होगा। 16 नवंबर के बाद लगभग हम ये बोल सकते हैं कि जो आधा महीना है आपके लिए वो बेहद खास है। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, आपका लक बहुत ज्यादा साथ देगा। अगर हायर स्टडीज के लिए कोई ट्रेवल करना हो उसके लिए भी आप यहाँ देख सकते हो, प्लान कर सकते हो। साथ ही फादर से थोड़े मतभेद आपके फिर भी रहेंगे, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए या लाइफ में थोड़ा जोखिम लेने के लिए समय काफी अच्छा आ रहा है आप लोगों के लिए। फिर मंगल यहाँ से क्योंकि थर्ड हाउस को देखेंगे, थर्ड हाउस को देखने की वजह से थोड़ा सा मतभेद भाई बहनों के साथ रह सकता है, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। मंगल का जो एस्पेक्ट है, वैसे इनका जो चौथा एस्पेक्ट जाएगा आपके 12वें भाव पे जाएगा। 12वें भाव पे जाने से यहाँ मंगल थोड़ा आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोई लीगल मैटर में अगर आप फंसे हुए हैं तो थोड़ी और आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। फिर मंगल का एस्पेक्ट यहाँ से फोर्थ हाउस पे रहता है। फोर्थ हाउस पे रहने की वजह से यहाँ थोड़ा सा मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब होगा और मन में गुस्सा आना या मन में बहुत ज्यादा तेजी वाली प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। तो धैर्य आप अपना खोएंगे, और धैर्य खोने की वजह से कुछ हद तक पारिवारिक स्थितियां या आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थितियों में बहुत जल्दबाजी दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो कि आपकी कुंडली में तीसरे घर के और 8वें घर के स्वामी है। शुक्र का गोचर बेहद खास है क्योंकि शुक्र इस समय नीच के होकर गोचर कर रहे हैं और केतु के भी साथ हैं। तो केतु का तो गोचर, हालांकि अभी केतु चेंज हुए हैं, लेकिन शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है क्योंकि 3 नवंबर से ये कन्या में प्रवेश करेंगे। 3 नवंबर के बाद से लगभग पूरे महीने ही आप मान सकते हो 30 नवंबर तक ये रहेंगे, और यहाँ पर आपको मैरिज का जो चांस है वो देखने को मिल सकता है। अगर आप इस शुक्र के गोचर के दौरान अगर मैरिज करने को देख रहे हो तो थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अपने पब्लिक रिलेशन को करने की जरूरत है आप लोगों को। साथ ही एक पब्लिक इमेज जो आपकी बनेगी, कुछ हद तक इमेज बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी और लोगों को आप बहुत जल्दी प्रभावित कर पाएंगे। शुक्र का यहाँ केतु के साथ आना पुरुषों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। मैरिड लाइफ में कुछ ज्यादा डिमांडिंग नेचर आपका हो सकता है। रिलेशनशिप वाइज आप उतने संतुष्ट नहीं होंगे जीवन साथी से। देखा जाए तो कुछ हद तक सेपरेशन जैसी कंडीशंस या रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होना, इस प्रकार की स्थितियां आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं।
फिर शुक्र यहाँ है तो आपका जो जीवन साथी होगा वो कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर सकता है आपसे, पैसों की, धन की, लग्जरी चीजों की। और उनको ऐसे लगेगा जैसे उनकी लाइफ में पैसों की बहुत ज्यादा कमी आ गई है, या अचानक उनको इन सब में कभी कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो एकदम सेपरेशन, और एकदम हम बोल सकते हैं एक ऐसी स्थिति जहां पर एक अंदर आपके प्यास है लेकिन वो प्यास कभी बुझ नहीं रही है, वो प्यास ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ऐसी स्थिति आपको रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ को लेके डेवलप होगी। फिर शुक्र यहाँ है तो शुक्र लगन को भी देख रहे हैं, और राहु का भी शुक्र से संबंध बन रहा है। इसीलिए आपको मैरिज में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। मैरिड लाइफ काफी डिस्टर्ब रह सकती है इस मंथ में आपकी। इसके अलावा आप खुद को बहुत ज्यादा सुंदर दिखाने का कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा चालाकी बरतने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आपके जरूर आएगा, हेल्थ का थोड़ा ध्यान जरूर रखें। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो शुक्र से रिलेटेड है, कुछ हद तक आपको सफलता जरूर मिल सकती है। अब यहाँ केतु का जो इन्वॉल्वमेंट है सप्तम भाव में, वो उतना अच्छा आपके लिए साबित नहीं होगा। यही आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा शुक्र के साथ रहते हुए। फिर ऑलमोस्ट शुक्र यहाँ पूरे महीने ही रहने वाले, तो मैरिड लाइफ पे इसका प्रभाव आपके पूरे महीने ही पड़ने वाला है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपका मैरिज नया नया हुआ है या अभी आप मैरिज करने ही वाले हो, हो सकता है शुरुआत से ही जीवन साथी के साथ काफी ज्यादा डिटेचमेंट या बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप में ना हो, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब से आपको सावधानी रखने की जरूरत है। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध आपकी कुंडली में फोर्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड है। बुध का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है। वृश्चिक राशि में ये 6 नवंबर से प्रवेश करेंगे, और उसके बाद इनका गोचर 27 नवंबर से धनु में भी होगा। तो इनका जो गोचर होगा मोस्टली अभी 9th हाउस में ही देखने को मिलेगा आप लोगों को इस मंथ में। तो देखा जाए तो ये हायर स्टडीज के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। फिर यहाँ सूर्य भी युति करेंगे, तो आपको कुछ नया सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ये ट्रांजिट रहेगा। बुध का ट्रांजिट आपको हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने में, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में। साथ ही कुछ हद तक आप कैलकुलेटेड जोखिम लेंगे इस समय में। इसके अलावा ये आपके पिता के साथ भी कुछ वार्तालाप करवा सकता है आपका, कुछ स्पेशल वार्तालाप, या कोई आपका ऐसा काम पड़े जिसकी वजह से आपको कुछ अपने काम पे फोकस करने के लिए पिता की मदद लेनी पड़े। यहाँ पे बुध का जो ट्रांजिट है, बुध का ट्रांजिट बेहद खास रहेगा आपके लिए। आप प्रॉपर्टी और धन के मामलों में काफी लकी रहेंगे, और काफी अच्छे से आप कुछ नई चीजें सीखने के लिए यहाँ प्रेरित होंगे। बुध का ट्रांजिट उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद क्योंकि आपका बुध सप्तमेश है, सप्तमेश होने की वजह से कुछ लंबी दूरी की यात्रा या ऐसा कोई चांस आपके जीवन में आ सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचमेश है। पंचमेश चंद्रमा आपके स्टार्टिंग में इस महीने में फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस में चंद्रमा का ये गोचर आपके बहुत ज्यादा फेवर में रहेगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत अपनी फैमिली से हो रही हो, या फैमिली के साथ कुछ और अन्य प्रॉब्लम्स हो, तो वहां चंद्रमा आपकी मदद कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र को लेके विशेष रूप से फोकस आपको शुरुआती 2-3 दिनों में रखना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र पे विशेष रूप से आपका नजर रहना चाहिए। आपको क्या कुछ बदलाव करने हैं, कुछ सडनली बदलाव करने को आप लोग देख सकते हो। फिर चंद्रमा यहाँ है, तो फिर चंद्रमा यहाँ से चेंज होंगे 3 तारीख के बाद, और उसके बाद चंद्रमा पंचम में जा रहे हैं। पंचम का चंद्रमा संतान पक्ष से बहुत ज्यादा अटैच करेगा आप लोगों को। संतान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों का संतान प्राप्ति का योग है उनके लिए भी चंद्रमा बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। यहाँ पर चंद्रमा का फिफ्थ हाउस में आना, ये भी मान सकते हैं कि जातक को कहीं ना कहीं से अचानक धन की प्राप्ति, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन सब से पैसे की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मन थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल रहेगा, मन थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा। चंद्रमा कलात्मक कार्यों के लिए ज्यादा अच्छा है। फिर चंद्रमा जाएंगे छठे भाव में। छठे भाव में चंद्रमा के जाने से डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। संतान पक्ष को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होना, अपने डेली लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा चिंता होना, अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना, इन सब को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। फिर हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का गोचर बेहद खास है। सूर्य का गोचर लगभग तुला राशि में 17 नवंबर तक रहेगा। यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहे हैं, तो 17 नवंबर तक की स्थितियों में कोई भी आपका ऐसा पेंडिंग काम है जो अपने सास ससुर के साथ है, अपना कोई हायर स्टडीज से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, अकल्ट से रिलेटेड काम है, तो उन कामों में आप अभी आगे बढ़ सकते हो। साथ ही पैतृक संपत्ति में आपको विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन सूर्य थोड़े बहुत मतभेद या थोड़ा बहुत मनमुटाव जरूर करवाएंगे। यहाँ मंगल भी साथ में है। फिर उसके बाद सूर्य जा रहे हैं नवम भाव में। नवम भाव में सूर्य का जाना ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा।
आपके अष्टम भाव की तुलना में। इस समय सूर्य आपके काम करने के तरीके को चेंज करेंगे, आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बदलेंगे और देखा जाए तो इस स्थिति में आप काफ़ी जोखिम भरे निर्णय भी ले सकते हो। लेकिन सूर्य का यहाँ आना हम ये भी बोल सकते हैं कार्य क्षेत्र में एक अच्छा आपको रिलीफ देगा। सूर्य का वृश्चिक में प्रवेश ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए लाइफ में और लक का भी आपको सहारा मिलेगा। लक का सहारा मिलने से आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अटके हुए पड़े हैं, अगर उन कामों पे आपको फोकस रखना चाहिए। फिर सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो पिता के साथ आपका जो संबंध है काफ़ी मजबूत होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। फिर सूर्य और बुध दोनों ही क्योंकि यहाँ से फिर वो थर्ड हाउस को देख रहे हैं। थर्ड हाउस को देखने से काफ़ी एक्टिव बनाएंगे आपको, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन कुल मिलाकर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा और थोड़ा-सा हार्ड वर्किंग नेचर आप लोगों को रखना चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमने बात की गुरु के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मंगल, शुक्र के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि का गोचर बेहद खास है क्योंकि शनि अब मार्गी होने जा रहे हैं और यहाँ पे शनि आपकी 11th और 12th लॉर्ड बनते हैं। तो 12th हाउस में मार्गी हो रहे हैं, यानी फॉरेन सेटलमेंट के लिए जो भी लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, जिन लोगों का काम बहुत पेंडिंग है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, उन लोगों को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। फिर शनि यहाँ है तो निश्चित ही आपकी थोड़ी मैरिड लाइफ, थोड़ा आपका रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। जिन लोगों को लीगल केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उनके काम आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो थोड़ा-सा अपने डेली लाइफ में ज़रूर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर रिज़ल्ट शनि के ठीक-ठाक रहेंगे। फिर कुछ ऐसे खर्चे, जैसे कि कोई लीगल मैटर में खर्चा हो रहा है, कोई किसी के स्वास्थ्य को लेके खर्चा हो रहा है या आपकी डेली लाइफ की जो आप खुद पे खर्चे करते हो, वो खर्चे, उनको थोड़ा-सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर आप विदेश में ऑलरेडी हैं, विदेश में सेटल्ड हैं, तो हो सकता है आपको विदेश से भी बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है। लेकिन अगर आपका विदेश से कोई कनेक्शन नहीं है, आप विदेश नहीं गए हैं, वहाँ पे सेटल्ड नहीं हैं या आगे जाना भी नहीं चाहते इन फ्यूचर, तो आपको यहाँ धन के कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, कुछ चैरिटी वगैरह भी आप कर सकते हो। अब राहु केतु की बात करते हैं। राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, देखिए राहु केतु का ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे राहु आए हैं तो निश्चित ही जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन के लिए इन फ्यूचर जो ट्राई कर रहे हैं लगभग 1 डेढ़ साल में, उनके लिए राहु काफ़ी फेवरेबल रहेगा। फिर थोड़ा-सा आपको मानसिक तनाव ज़्यादा देगा राहु यहाँ पर। आध्यात्मिकता की तरफ राहु काफ़ी आपका झुकाव देगा। अगर आपकी कुंडली में थोड़ा-सा भी अगर आध्यात्मिक उन्नति का योग है, तो निश्चित ही वो काफ़ी प्रबल रहेगा और राहु में आपको काफ़ी कुछ जीवन में नया भी सीखने को मिलेगा। फिर केतु सप्तम भाव में, केतु सप्तम भाव में होने से अब ये लगभग 1 डेढ़ साल का जो समय आपके लिए आया है, वो थोड़ा रिलेशनशिप वाइज़ उतना अच्छा नहीं है, तो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके ही चलें। इसके बाद हम देखते हैं कौन-कौन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं इस मंथ में। तो सबसे पहले हम अगर अच्छे दिनों की बात करें तो 4-5, उसके बाद 16-17, 24 से 28, ये दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको लगाना पड़ रहा है, अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, उन कार्यों को आप इन दिनों में प्लान करके पूरा कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में सबसे पहले अगर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा 6, 7 और 8 तारीख को, ये 3 दिन आपके लिए बेहद खराब रहने वाले हैं, थोड़ा ज़्यादा बिज़ी आपको रखेंगे। 3 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और किसी के साथ भी विवाद मोल नहीं लेना। पैसे का लेन-देन अगर किसी के साथ आपने किया हो, तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। फिर चंद्रमा का गोचर तुला में। तुला में जो गोचर होगा, ये आपको मानसिक रूप से ज़्यादा चिंता देगा। 11, 12 और 13 को धन संबंधी स्थितियों में अचानक उतार-चढ़ाव आना और काफ़ी कुछ आपके जीवन में बदलेगा। सडनली कोई जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। पैतृक संपत्ति और आपके ससुराल पक्ष से आपको इन 3 दिनों में विशेष लाभ मिलेगा। फिर चंद्रमा का गोचर होगा कुंभ में। कुंभ में जो चंद्रमा का गोचर होगा, ये आपको मानसिक रूप से थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। 20 और 21 तारीख को, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें कोई भी अगर आप निर्णय लेते हैं, तो शायद आप समय पर निर्णय नहीं ले पाएँगे। आपको काफ़ी डिले हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, काफ़ी ज़्यादा मानसिक परेशानी आप लोगों को आएगी। थोड़ा-सा अपने डेली रूटीन पे भी ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा 20 और 21 तारीख को। तो ये कुछ खराब दिन है, जहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।